नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आज मैं लिए चलती हूं आपको फिर एक नई मुलाकात के साथ। जी हाँ, एक मुलाकात कार्यक्रम में द न्यूज़ नेशनल के और मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही अच्छी शख्सियत से। जी हाँ, हम आपको रूबरू उन्हीं शख्सियत से कराते हैं जिससे कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो आज आप मिलेंगे एक शिक्षाविद से, और शिक्षाविद वो शिक्षाविद जिसका ड्रीम बहुत ऊंचा है। जी हाँ, ये ड्रीम इतना ऊंचा है कि पंख अगर कहीं भी ले जाएं तो हम सोच भी नहीं पाएंगे कि इन पंखों की सीमा कहाँ है। तो परिचय हम उन शख्सियत का उन्हीं के मुंह से करवाएंगे तो एक आनंद की घड़ी कुछ अलग होगी। मैं आप ही से आपका परिचय चाहूँगी। नमस्कार करती हूँ आपको कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के लिए एक नई बुलंदी का आगाज़ करेंगे। नमस्कार आप सभी को जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। मैडम आपको बहुत बहुत नमस्कार। मैं रघुवीर सिंह डागुर, एक्स IRS साइंटिस्ट, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका नमन करता हूं कि आप सब लोग इसको सुन रहे हैं। मैं एक छोटे से गांव से, राजस्थान से आता हूं और उस गांव का नाम शेरपुर है, तहसील इंडौन में है और राजस्थान के अंदर ही पूर्वी हिस्से में स्थित है। वहाँ से गांव से मैंने पढ़ाई की और फिर कस्बे से सरकारी स्कूलों से पढ़ाई की। जयपुर में महाराजा कॉलेज से साइंस में ग्रेजुएशन किया, फिर कंप्यूटर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैं भारत सरकार में साइंटिस्ट के पद पे मैंने 5 साल काम किया। फिर राजस्थान प्रशासनिक सेवा में भी मैंने चयन हुआ मेरा और उसमें, लेकिन मैं ज़्यादा उसमें सेवा नहीं दे पाया। उसी समय जो है मेरा भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय राजस्व सेवा में IRS में सिलेक्शन हो गया और फिर मैंने भारत सरकार में IRS में विभिन्न पदों पे 2001 से लेके 2018 तक कार्य किया। असिस्टेंट कमिश्नर से लेके एडिशनल कमिश्नर तक जयपुर और दिल्ली में मैंने अपनी सेवाएं दी। बचपन से मैंने देखा है कि साधारण परिवारों के बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे अगर अपना भाग्य परिवर्तन कर सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, तो केवल शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जो वो इससे कुछ कर सकते हैं और क्लास बैरियर तोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मेरा सपना था कि हर बच्चे को शुरू से ही कि शिक्षा बहुत अच्छी मिले। लेकिन क्या है कि जो अच्छी शिक्षा है वो बहुत महंगी है। जैसे हम जयपुर में, दिल्ली में मैं रहा काफ़ी लंबे समय तक, 10 साल तक, मैंने देखा कि जो बहुत अच्छे स्कूल हैं, क्योंकि शिक्षा का जो फॉर्मेशन है वो स्कूल स्तर से ही शुरू होता है, उनकी 1.5-2 लाख साल की फ़ीस है। और जो ग्रामीण स्तर पे जो स्कूल है वहाँ तक अच्छे स्कूलों की पहुँच नहीं है, अच्छे शिक्षक नहीं हैं और इतनी महंगी शिक्षा वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो आपने ये ड्रीम जो अपना स्टार्ट किया, ये इस वजह से किया कि एजुकेशन महंगी है, माँ सरस्वती जो है वो माँ लक्ष्मी की गोद में जाकर विराज गई है। इसी वजह से आपने ये अपना सफ़र स्टार्ट किया कि आप एक साइंटिस्ट रहे, एक प्रशासनिक अधिकारी रहे और उसके बाद आज आपने इतनी भीड़ जहाँ एजुकेशन में है और उस भीड़ भरी में आपने अपना एक दमदार कदम रखा। और ये कदम इसलिए रखा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने जो गांव ठाणी में रहने वाले लोग हैं उनको एजुकेशन देखते थे। राइट? यस, एक्चुअली क्या है कि ये विचार मेरे मन में था पहले से कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए और समान मिलनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इज़ ए बिग लेवलर। तो समानता, अगर समाज में इक्वल अपॉर्चुनिटी कोई चीज़ एस्टेब्लिश कर सकती है तो एजुकेशन है। यहाँ मैंने काफ़ी दिन इसमें सोचा, अध्ययन किया और मैंने पाया कि शिक्षा के संस्थान बहुत है, पर समाज के सर्वहारा वर्ग की, गरीब वर्ग की या साधारण वर्ग की, इवन मध्यम वर्ग की उस तक पहुँच नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही महंगी है। कोचिंग जगत में सरकारी नौकरियों के लिए सब में कंपटीशन होते हैं और सम हाउ जो कॉलेज और स्कूल एजुकेशन है वो इससे अलग है। कोचिंग जगत में कंपटीशन की तैयारी होती है तो वो भी महंगी है
और उसके लिए जयपुर दिल्ली जैसे शहरों में ही स्थित है, वहाँ रह के पढ़ाई करनी पड़ती है। उसका खर्चा, रहने का खर्चा लाख रुपए साल का आता है। और मैं गांव में जाता रहता हूँ, मैं देखता हूँ लाख रुपए साल किसी भी गरीब परिवार के लिए निकालना संभव ही नहीं है। वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके लिए कर्जा लेता है, अपने खेत बेच देता है, और बच्चा भी फिर भी कई बार लंबा समय लगता है तो वो उतने लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाता। जो कोचिंग संस्थान हैं उसमें दिक्कत क्या है कि ज़्यादातर जो कोचिंग संस्थान लोग चला रहे हैं वो व्यापारी वर्ग हैं। उनका शिक्षा से उतना लेना देना नहीं है, उनका प्रॉफिट से लेना देना है। तो एक तो उनमें क्वालिटी नहीं है, वो गुणवत्ता नहीं है कि वो अच्छी शिक्षा दे सके, उनके पास उस शिक्षा का नो हाउ ही नहीं है। आप कोई भी कोचिंग संस्थान हिंदुस्तान में उठा के देख लीजिए, ज़्यादातर जो कोचिंग संस्थान चला रहे हैं वो इन्हीं परीक्षाओं में असफल हुए लोग हैं और या बड़े बिजनेसमैन हैं। तो उनका जो उद्देश्य है, ना तो वो सस्ती शिक्षा देना है और ना उसको देने में वो सक्षम है, और जो सक्षम हैं वो इस क्षेत्र में आ नहीं रहे हैं या आए नहीं हैं। ये आप ये कहना चाहेंगे कि जो शिक्षाविद हैं वो व्यापारी बन बैठे हैं और वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं देते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि जितना भी हो अपनी जेब भारी हो जाए, चाहे स्टूडेंट कुछ उस पर आउटपुट ले पाता है या दे पाता है या नहीं, राइट? यस। एक एक कोचिंग संस्थान में हजारों लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं कंपटीशन की कोचिंग में, और मुश्किल से 1000 पद तो होते भी नहीं हैं। तो एक्चुअल में क्या है, वो विज्ञापन के नाम पे विज्ञापन करके, ग्लॉसी एड्स दे के या उस तरह के वीडियोस बना के बच्चों को प्रभावित करते हैं, और सही मायने में एजुकेशन उनको नहीं दे पाते हैं, अच्छे टीचर्स नहीं हैं, और उनकी बिल्कुल जो गरीब वर्ग है या जो हमारा भारत की आज भी 70% आबादी लगभग गाँवों में निवास करती है, वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं रहे हैं। उन तक अगर कैसे पहुँचे, तो मुझे लगा कि टेक्नोलॉजी ऐसा माध्यम है कि उन तक हम पहुँच सकते हैं। तो कंप्यूटर का मेरा बैकग्राउंड है, प्रशासनिक सेवा में दोनों में यूपीएससी आरपीएससी में पास हुआ हूँ, और मेरे पास 2 मास्टर डिग्री में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, 2 मेरे पास पीजी डिप्लोमा है। मैंने ये देखा कि ये जो शिक्षा गांव देहात तक अगर पहुंच सकती है तो टेक्नोलॉजी से ही गांव देहात तक सस्ती पहुंच सकती है। तो यहाँ पे हमने सोचा कि क्यों ना हम शिक्षा इतनी सस्ती करें, स्कूल लेवल से ही अच्छी से अच्छे शिक्षक की द्वारा पढ़ाई गई शिक्षा, जो कि आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करके, तकनीक का प्रयोग करके उसको सरल बनाया जाए, बच्चे उसको आसानी से समझ सकें। फिर भी हम उसे हमारा प्रयास है कि 1 रुपये प्रति विषय पे हम प्रतिदिन पे वो शिक्षा दे सके, जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति उसको अफोर्ड कर सके, और बच्चा अपने घर पे रह के स्कूल कॉलेज जहाँ भी जा रहा है उसे अपनी शिक्षा को, उसमें जो कमी रह गई है उसको शुरू से ही सप्लीमेंट कर सके। तो आप जाने वाले हैं ऑनलाइन एजुकेशन पे? जी मैडम, हम लोग ऑलरेडी ऑनलाइन एजुकेशन में हैं। पहले हमने ऑफलाइन कोचिंग भी खोली थी, डागोर्स IAS-RAS अकेडमी, जो IAS-RAS की कोचिंग देती है, और डागोर्स हब, जो कांस्टेबल से लेके और सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर तक की SSC और उनकी कोचिंग देती है। तो ऑफलाइन में लोग हम पिछली साल ही आ गए थे, और ऑनलाइन कोचिंग हमने अभी 13 मई से एक फ्री डागोर्स यूट्यूब चैनल शुरू किया है। उस पर प्रतिदिन 12 घंटे के करीब फ्री हर कंपटीशन की शिक्षा चलती है, वो फ्री है। इसके अलावा हमने डागोर्स मोबाइल ऐप बनाई है, तो उसमें हम सारे कंपटीशन कांस्टेबल से ग्रुप D से लेके और IAS तक, इसके अलावा अभी हमने क्लास 6 से 10 तक की शुरू कर दी है, और जल्दी हम क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक CBSE हिंदी और इंग्लिश मीडियम और राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम इसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि नींव बचपन में ही मजबूत होती है। अगर बचपन में स्कूल एजुकेशन में कमजोरी रह जाए तो फिर शिक्षा एक तरह से उसका तनाव या वो इतना हावी हो जाता है कि बच्चा फिर उसको कभी भविष्य में कोप अप नहीं कर पाता, उस डिफरेंस को भर ही नहीं पाता। तो इसलिए हम ऑनलाइन शिक्षा के थ्रू हमने अपनी ऐप लॉन्च कर दी है, उसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ही सस्ती कर रहे हैं। और जो YouTube है उसमें हम फ्री दे रहे हैं, एकदम किसी से कोई चार्ज नहीं कर रहे, और 12 घंटे हम YouTube लगातार हमारा डेली उस पर लाइव क्लासेस चलती है। तो हमने ये प्रयास शुरू कर दिया। गाँव में आप इसको किस तरीके से लेके जाएंगे, क्योंकि गाँव में ऑलरेडी नेट की प्रॉब्लम रहती है, इतना अच्छा इसका सेशन नहीं रहता है जितना, तो उसमें आप क्या करेंगे? अपना कोई एक छोटा सा इंस्टीट्यूट रेडी करके वहाँ प्रॉपर तरीके से क्लास चलाएंगे, या घर घर ऐप को डिस्ट्रीब्यूट करके उस तरीके से करेंगे?
एक्चुअली गाँव में इंटरनेट की प्रॉब्लम है, लेकिन नेटवर्क सरकार की भी चिंता है और तेज़ी से इसको ठीक कर रही है। हमने जो अपना ऐप का जो सिस्टम बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि वो ज़्यादा डेटा नहीं खर्च करती है। हमने कोशिश की है कि वो कम से कम डेटा में पहुँचे, और जो छोटे छोटे स्मार्टफोन है आजकल 3-4 हज़ार के आ जाते हैं, तो हर परिवार में एक आध फ़ोन होता है, उससे वो लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एसडी कार्ड के थ्रू जल्दी ही उसको प्री लोडेड करके उसको पहुंचाने वाले हैं, जिससे कि इंटरनेट भी उसकी कमी भी बाधा नहीं बने। तो उसको भी हम जल्दी से जल्दी शुरू करने वाले हैं। और ज़्यादातर जगह मैंने देखा है राजस्थान में हमने अभी 22 इसको जून को ऐप लॉन्च की थी, तो रेस्पॉन्स आ रहा है, लोगों को उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। उसमें भी हमने टेक्नोलॉजी ऐसे दी है कि वो एन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जब कभी उनको अच्छा कनेक्शन मिले, फिर इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हम जल्दी एसडी कार्ड से और प्री लोडेड फॉर्म में भी इसको देंगे। ऐसा कौन सा क्षण आपके जीवन में आया कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी रहे, एक साइंटिस्ट रहे और बहुत बड़े बड़े ओहदों पर आपने अपना जॉब किया, सरकारी महकमे में आपकी अच्छी पकड़ रही, उसके बाद आपने इस एजुकेशन के फील्ड को चुना, माँ सरस्वती के अवतार के कुछ गुण आप में अंदर कैसे प्रसारित हुए, वो मैं जानना चाहूँगी। एक्चुअली मैडम क्या है कि मेरे पेरेंट्स अभी भी गांव में रहते हैं, और मैं लगभग हर महीने उनसे मिलने जाता हूँ, चाहे 1 दिन के लिए हो चाहे 2 दिन के लिए हो। कई बार महीने में 2 बार जाता हूँ, कई बार 2 महीने में जा पाता हूँ। तो गांव के लोगों से मेरा जुड़ाव काफ़ी है। मैं किसान परिवार से आता हूँ और अच्छे से उनकी समस्याओं से परिचित हूँ। मैंने वहाँ देखा है कि उनकी आय बहुत ही कम है, जैसे तैसे वो सस्टेन कर पाते हैं, और मुझे लगा कि वहाँ पे उसको देखे कि इसको कैसे आगे बढ़ा जाए। निरंतर मेरे मन में ये पहले से ही विचारशीलता रहती थी कि सबको समान अवसर कैसे मिले, हमारा पूरा देश एक साथ तरक्की कैसे करे। हम ऊपर से किसी को कितना भी सहायता दे दें, कितना भी पैसा दे दें, लेकिन जब तक हम उसको कमाने में सक्षम नहीं बनाएंगे, जब तक हम उसकी बुद्धि का विकास नहीं करेंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो पैसे ख़त्म हो जाएंगे, सरकारी सहायता ख़त्म हो जाएगी, जब तक वो खुद समर्थ नहीं होगा। और खुद समर्थ होने के लिए उसमें स्किल डेवलपमेंट, उसमें एजुकेशन डेवलपमेंट, उसकी बुद्धि का विकास होना बहुत ज़रूरी है, और वो केवल और केवल शिक्षा से संभव है। ये मेरे दिमाग में लगातार काफ़ी समय से चल रहा था, क्योंकि राजकीय सेवा में रह के भी मैं अच्छे पद पे था, मैं अपनी तरफ से जितना संभव है कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि समस्या बहुत बड़ी है और उसमें इस तरह से प्रयास करने से कुछ होगा नहीं। तो मैंने सोचा कि प्रयास बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड स्तर पे होने चाहिए, और उसके लिए मुझे सेवा छोड़ के और खुद इसमें आके फुल टाइम ये काम करना पड़ेगा। शिक्षा जगत से जुड़ के ही इस रूट्स को हम मजबूती दे सकते हैं, और यही आपका विज़न रहा कि किस तरीके से हम अच्छी से अच्छी एजुकेशन उनको दे के और उनकी रूट मजबूत करें और उसी से अपने देश का एक भावी भविष्य तैयार करें। जी हाँ मैडम, एक्चुअली क्या है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई भी संसार में हम देश देखें, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो एजुकेशन से ही डेवलप हुए हैं, उनके यहाँ अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। कोई तरीका आगे बढ़ने का दूसरा है नहीं। दूसरा तरीका है पूंजी का, कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ भी अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, एक्चुअली नॉलेज इज़ पावर, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो उस पूंजी को भी आप बर्बाद कर दोगे। और गरीब आदमी के पास तो अनुभव भी नहीं है, उसके पेरेंट्स के पास भी अनुभव नहीं है, शिक्षा भी नहीं है और पूंजी भी नहीं है, और विज़न होगा कैसे, क्योंकि वो हो भी नहीं सकता जब तक उसके दिमाग का उतना विकास नहीं हुआ, उसको बेहतर शिक्षा नहीं मिली। बेहतर शिक्षित हम कर दें तो उसको किसी भी पूंजी की आवश्यकता नहीं है। आज आप दुनिया में जितने भी अमीर से अमीर लोग देख लो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे जैक मा हो भारत के, चाहे आप वेदांता वाले अनिल अग्रवाल जी हो, चाहे इवन धीरू भाई अंबानी हो, कोई भी देखो, इन सब लोगों ने, ये कोई इनके पेरेंट्स अमीर नहीं थे, लेकिन अपनी बुद्धि के बल पे, अपनी स्किल के बल पे, अपनी नॉलेज के बल पे पूरे संसार में अपना परचम फहराया, अपनी जगह बनाई, अपने देश का, समाज का विकास किया। तो ये संभव तभी इसीलिए हो पाया क्योंकि इनके पास एजुकेशन थी, इनको नॉलेज थी, प्रैक्टिकल एजुकेशन थी, और ये सब इसके बिना संभव नहीं। कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, अगर आप कितना भी सोचेंगे तो भी नहीं होगा। फिर भी
जानना चाहूँगी कि एक प्रशासनिक अधिकारी के मन में ये विचार किसी न किसी घटना के बिना ये विचार आ नहीं सकता। कोई एक ऐसी घटना जो आपको टच कर गई हो। मैडम, घटना एक क्या अनेक मिलती हैं। हर बार मैं जाता हूँ, क्या होता है कि जब मैं गांव जाता हूँ, गांव में हमारे समाज में ऐसा सिस्टम है कि हम लोग किसी को दादा, किसी को बाबा, पूरा गांव ही ऐसे होता है। किसी को चाचा ऐसे नहीं बोलते हैं शहर की तरह कि आपका नाम ले दिया जी सर। पूरा गांव एक रिश्ते में बंधा होता है और वो रिश्ते में बंधा होता है और वहाँ जाके उनकी एक ही समस्या है, बच्चे का रोज़गार। वो लोग जिनको मैं गांव में बाबा बोलता हूँ, बचपन से बाबा, चाचा, ताऊ बोल के बड़ा हुआ हूँ, जब मैं गांव जाता तो वो लोग अपने सिर की पगड़ी उठा के मेरे पैरों में रखते थे और मुझे इतना बुरा लगता कि, और उनका ये की है कि भाई मैं तेरा दादा लगता हूँ पर तू हमारे दादा के बराबर है, ये पगड़ी मैंने रख दी, किसी तरह से हमारे इस बच्चे का रोज़गार लग जाए तो हमारी कोई व्यवस्था हो, नहीं हम तो बस मरे ही जा रहे हैं। ऐसी सीरीज़ है, आप गाँव में जाके देख सकते हो, ऐसी बेचारगी है। और इसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ है, गाँव में चल रहा है कि वो बच्चे को जयपुर या दिल्ली भेजते हैं। बच्चा कई बार उस पहले से उसकी एजुकेशन इतनी बढ़िया नहीं हुई, उसके दिमाग का विकास नहीं हुआ, उस अवसर का वो कई बार गलत संगति में पढ़ के वो करता है। गांव में क्या होता है कि वो बाप, उसके माँ बाप पैसे लेते हैं, कर्जा लेते हैं कि ये अच्छी नौकरी लगेगा और हमारे दिन सुधर जाएंगे, कर्जा भी लौटा देंगे। और बाद में होता क्या है, वो कर्जा बढ़ता जाता है ब्याज की वजह से। कई बार उससे आत्महत्या की घटनाएं होती हैं, कई बार उनको अपना ज़मीन जायदाद बेचनी पड़ती है। और ऐसी बहुत सारी, किसी व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता मैं, लेकिन क्योंकि उनके प्रति असम्मान होगा। कोई भी अगर मान लो किसी ने सुसाइड भी किया तो उसके प्रति भी असम्मान है, क्योंकि उसकी कोई न कोई इतनी गंभीर मजबूरी थी या रही होगी। लेकिन ये इसमें सुधार हम तभी संभव है जब हम इतनी बेहतर शिक्षा में मानसिक मजबूती की शिक्षा भी शामिल हो, शिक्षा में नैतिक शिक्षा भी शामिल हो, शिक्षा में आस्था की शिक्षा भी शामिल हो, वैज्ञानिक शिक्षा भी शामिल हो, तब हम इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। इन समस्याओं का लार्जर समाधान मुझे वही लगा। दर्शकों, हमने अभी तक सुना कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोग काम करते हैं, या आज की तारीख में भी सिर्फ शिक्षा के कारण से एक मोटी कमाई लेकर घर पे जाते हैं। कभी ऐसा आपने सुना कि 1 रुपए में हम ये शिक्षा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचाने का कोई लोहा लेकर अपने साथ में, कोई शपथ लेकर चलता हो? तो ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच। एक वो क्षण कि एक प्रशासनिक अधिकारी जिसे ये कहा जाता है कि साहब इन्हें क्या पड़ी है, लेकिन नहीं, इन्हें पड़ी है। और वो पड़ी है कि वो पूरा एक ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम को लेकर, साथ में डागोर इंस्टीट्यूट और हब के साथ में लेकर, वो पूरे हिंदुस्तान में छा जाना चाहते हैं और शिक्षा की इस कड़ी को पूरा बिखेर देना चाहते हैं। ऐसी शख्सियत के साथ आज आपकी मुलाकात, मैं सोचती हूँ कि बहुत कुछ दे जाएगी ये शख्सियत मेरे हिंदुस्तान को, मेरे भारतवर्ष को। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपका। और इस धन्यवाद के पहले कोई एक इंसिडेंट मैं आपसे सुनना ज़रूर चाहूँगी, जो मैं बार बार आपको को दे रही हूँ। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इंसिडेंट दिल को छूने वाली बहुत सारी होती है। मैंने आपको जैसे पहले सुनाया कि इस तरह की इंसिडेंट की मेरे साथ एक इंसिडेंट नहीं हुई, सीरीज़ है। और मैंने इतना प्रयास किया आप आउट ऑफ वे जाके भी, कि मैं दिल्ली में था 10 साल तक, और मेरे गांव के आसपास के लोग, क्योंकि मैं आयकर में ठीक ठाक पद पे था, मैं जॉइंट कमिश्नर था वहाँ पे, और काफ़ी बड़े उद्योग के लोगों से मेरा परिचय होता था। और जब मैं दिल्ली से ट्रांसफ़र मेरा जयपुर हुआ तो उस दौरान क्या होता था कि मैं हर बार, मेरी आदत है, कोई भी मेरे पास काम के लिए आता है तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि वो मेरी इस कुर्सी की वजह से आ रहा है, मेरे में ऐसा कोई ख़ास गुण नहीं है। सरकार ने एक पद दे दिया, ईश्वर ने, मैंने मेहनत की, ईश्वर साथ रहा, मुझे एक पद मिला। तो मैं क्या होता था कि तुरंत ही फ़ोन कर देता था। किसी का गांव से आया कि इस लड़के को रोज़गार चाहिए, मैं मेरे किसी भी उद्योग में, बिज़नेस जगत में वहाँ मित्र होते थे, तो मैं उनको फ़ोन करता था, भाई ये 2 बच्चे भेज रहा हूँ, आप इनको रख लेना, इनको ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन ये जो है आप इनको ट्रेन कर देना, शुरू में आधी सैलरी दे देना, मेरी और कोई सिफारिश नहीं आएगी, आप बस 3 महीने तक इनको काम पे रखो, फिर आपको अच्छा लगेगा।
तो ये प्रयास चलता रहता था। गाँव से फ़ोन आते रहते थे, फादर भी फ़ोन करते थे, लोग भी आते थे, मैं हमेशा फ़ोन कर देता था। इस प्रक्रिया को पूरे 10 वर्ष बीत गए। मैं पूरा कोशिश करता था कि ये हो जाए। वहाँ से जब मैं जयपुर के लिए चला तो उन लोगों ने कहा कि भाई साहब हम आपके लिए एक वो इकट्ठा होके एक पार्टी करना चाहते हैं। तो गुड़गांव में लेजर वैली पार्क है, तो उन्होंने उसमें रखा और मैं देख के हैरान हुआ। उन लोगों ने मुझे बिल्कुल इतना अभिभूत कर दिया। वहाँ पे मैंने देखा तो करीब करीब 1000 बच्चे थे और ऐसा एक भी बच्चा नहीं था जो उन दिनों में भूल भी गया था फ़ोन करके, क्योंकि मैं अमूमन मेरे पास काम बहुत ज़्यादा रहता था। दिल्ली में भी मैं इन्वेस्टिगेशन विंग और देखता था तो लगातार बिजी होता था। तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता था, यार तुम्हारा काम हो जाए फिर वापस आने की ज़रूरत नहीं है। नो थैंक्स। है ना, मतलब ठीक है काम हो जाए, तुम अच्छे से काम करो, सिफारिश में दोबारा नहीं करूँगा, तुम मेहनत करो, यहाँ पे काम की कोई कमी नहीं है। सारे लोग वो इकट्ठे हुए और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि इतने लोग उस छोटे छोटे प्रयास से इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं। और उन्होंने बिल्कुल मुझे कंधों पे निकाल के एक तरह से मेरा इस इतना भावभीना स्वागत किया। उस दिन से ही मेरे मन में ये रहा, उनका प्रेम देख के, उनका सम्मान देख के, कि मुझे वास्तव में इस प्रयास को बढ़ाना चाहिए और कोई बड़ा प्रयास करना चाहिए। तो उस दिन से मुझे लगा था, लगातार मेरे मन में चल रहा था कि ऐसा इस छोटे से प्रयास से कई गांवों में एक्चुअली आर्थिक स्थिति परिवर्तन हो गई। एक एक गांव में से 100-100, 200-200, 300-300 बच्चे, मेरे लगाए हुए बच्चे, जिनको हम लोग जाके कहते थे कि ITI कर लो, वहाँ पे उनको ट्रेन करते थे। मैंने उनको जो अच्छे थे उनको बोला था, यार नए आने वाले बच्चे तुम ट्रेन करो। तो ये चेन बन गई थी, वो लोग नए आने वाले बच्चों को ट्रेन करते थे और वो भीड़, वो काफ़िला बढ़ रहा था। और वो काफ़ी लोग वहाँ पे हज़ारों की संख्या में आज वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। और जो क्षण उन्होंने वहाँ विदाई के समय मुझे दिया, मुझे हमेशा याद रहा। वो स्वस्फूर्तता, उन लोगों की भावना थी और मुझे उस समय ही ये एहसास पैदा हुआ कि मुझे इस प्रक्रिया को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा जितना इसमें प्रयास हो सके वो मुझे करना चाहिए, जितनी मेरे में सामर्थ्य है। शिक्षा का क्षेत्र बहुत विशाल है और एक साइंटिस्ट के लिए तो ये एक चुनौती होती है, और एक साइंटिस्ट ने ये चुनौती एक्सेप्ट की और चल पड़ा अपना कारवा लेकर मेरे देश को बदलने के लिए। जी हाँ, और वो बदलने का प्रयास जारी है और एक बहुत ही अच्छी शख्सियत हम लोगों के बीच है। द न्यूज़ नेशनल के इस स्टूडियो में आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ आपका। और हमारे दर्शकों को आपने एक जो मार्गदर्शन दिया वह भी एक सराहनीय कार्य है, क्योंकि 1 रुपए की शिक्षा मेरे हिंदुस्तान को बदलने के लिए बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार मैडम। न्यूज़ नेशन का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे मौका दिया। और आप सब जो कार्यक्रम इसको सुन रहे हैं उन सब का आभार, अभिनंदन, नमन। मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि इस प्रयास में आप लोग इसमें बढ़ाने में इसमें योगदान दीजिए और आप लोग भी जो ऐसा कुछ कर सकते हैं तो मेरे साथ जुड़िए। धन्यवाद।